अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है और मैं इलाज मुआवजा से आपके पास एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारे पास आज का जो नई डिस्कशन है, नया टॉपिक है, वो बेसिकली एक्ने की कॉजेज पे है, एक्ने की सिम्टम्स पे है और एक्ने की ट्रीटमेंट पे है। आज हमारे पास हमारे साथ पैनल में जो मौजूद हैं डॉक्टर वसीम जमान, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एक रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। डिफरेंट वो डिसीजेस को डिफरेंट सर्विसेज वो अपनी ऑफर कर रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। और आज जैसे कि मैंने बताया, हमारा टॉपिक है एक्ने के ऊपर और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा डॉक्टर वसीम जमान का, ताकि फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और फर्दर डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको भी हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा डॉक्टर वसीम जमान का। डॉक्टर वसीम जमान ने जो अपनी एमबीबीएस है, वो लाहौर से की। मैं उनका नेम आपको मेंशन कर देता हूँ। उन्होंने जो अपना एमबीबीएस था वो एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया। उनका जो डिप्लोमा ऑफ डर्मेटोलॉजी है वो ट्रेसेट कनाडा से है और अभी जो करंटली वो सर्विसेज दे रही हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन इलाज मुआवजा के प्लेटफॉर्म से दे रही हैं। और जो उनकी क्लिनिक है, क्लिनिक अपॉइंटमेंट अगर कोई भी डेफिनेटली पेशेंट उनसे लेना चाह रहा है तो वो खुशाब के अंदर दे रहे हैं। राजा सरफराज मेमोरियल हॉस्पिटल जोहराबाद में उनकी क्लिनिक है, वहां पे अपनी वो सर्विसेज दे रहे हैं। मैं अगेन से आगे बढ़ता हूँ डॉक्टर वसीम जमान की तरफ, और जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और मैं पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा एक्ने के ऊपर और फर्दर फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम जमान। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। उम्मीद है जी, आप भी जैसे कि ठीक। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो एक्ने का है, तो मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा आप, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि एक्ने होती क्या है, इसकी कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। या इसको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो फिर हम आगे इसको परस्यू कर लेते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल ताकि कोई भी जो सुन रहा है उसके लिए बहुत इजी हो समझना। एक्नी जो है ना बेसिकली एक स्किन डिजीज है। हमारे पास ओपन पोर्स होते हैं और वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं डर्ट से, या फिर उसके अंदर जो है ना हमारे पास स्पेशली जो जहाँ से हेयर फॉलिकल्स निकल रहे होते हैं वहां पे डर्ट आ जाती है, सीबम कलेक्शन हो जाती है, ऑयल आ जाता है, हमारी जो है स्किन खराब हो जाती है। तो उसको हम ठीक है, मुझे बताइएगा इसके कॉजेज क्या होते हैं। कि अब डेफिनेटली अब आप देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है उसको उसकी लाइफ के किसी भी एज के किसी भी टाइम, वो चाहे टीन एज में है, चाइल्ड है, या वो मतलब बूढ़ा हो गया या खवातीन है, हर हर एक एज ग्रुप का बंदा जो है उसे एक्नी से, मैं जो समझता हूँ, उसे गुजरना पड़ता है। हर तीसरा बंदे को एक्नी की प्रॉब्लम है। तो इसकी बेसिकली काजेज क्या हैं? जो पाकिस्तान में ये हर तीसरे बंदे को एक्नी हो रही है, इसकी काजेज क्या हैं? अच्छा, इसकी ना मल्टीपल कॉजेज हैं। सबसे पहले तो जो है ना आपके पास के ऑयल, एक्सेस ऑयल, सीबम जो होता है ना, हमारे दो चीजें ठीक होती है। हैं। एक स्वेटिंग होती है, एक होती है सीबम प्रोडक्शन। जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं खास तौर पे चेहरे पे होते हैं, बॉडी पे होते हैं। अब ये एक्नी की जो साइड्स है ना मेनली वो फोरहेड होता है, फेस होता है, अपर नेक होती है, चेस्ट होता है, और शोल्डर्स और अपर बैक होती है। ये ठीक है। ऐसी जगह है जहां से बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, ऑयली लिक्विड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी। ठीक है, एक ठीक है। उसका। दूसरा, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं इन इन प्रोमिनेंट जगहों से, उनके अंदर अक्सर ये डर्ट आ जाती है, ऑयल आ जाता है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। थर्ड चीज इसकी होती है कि ये बैक्टीरियल कॉजेज भी हो सकते हैं। उसके अंदर ये पस आ जाती है, प्यूरुलेंट आ जाते हैं। ठीक है। चौथा इसमें आ जाता है इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। फिर इसके जो बहुत रेयर कॉजेज हैं उसमें, या कॉमन भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान वाइज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं इसके ठीक है। अंदर, आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, और जेंडर बेस्ड आ सकते हैं। फीमेल के अंदर ज्यादा होगा, टीनेज के अंदर ज्यादा होगा। तो ये चीजें हैं जो ठीक है। मेन कॉजेज। अगर जो सिंबल्स हैं या जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए?
मतलब हमें डेफिनेटली वैसे तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक कराना चाहिए। अदर देन दैट अगर हमें कोई रेमेडीज जो घरेलू टोटके आजकल आपको पता है कि जी ये कर लो वो कर लो, आप जो है वो लींबू लगा लो ऊपर, या मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम घरेलू टोटके यूज करते हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा, अगर तो खतरनाक कोई सिम्टम्स मतलब जाहिर होती हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए, और इसके अलावा जो रेमेडीज हैं घरेलू टोटके हैं क्या वो भी यूज हमें करने चाहिए? देखिए इसमें ना स्किन टू स्किन वेरी करते हैं हमारी चीज़ें। हमारी डाइट पाकिस्तान में जो जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनकी डाइट्स हैं, स्ट्रेस लेवल है, एनवायरनमेंट है, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे घर में ज़्यादा देसी टोटके तो होती हैं, हमारी माएँ सब करती हैं, सब करते हैं। तो बिल्कुल। वो उसमें ये होता है कि आप अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स करें, हमेशा ये हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए कोशिश करें। अगर ठीक है। आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते तो फिर अल्टीमेटली यू हैव टू कंसल्ट सम डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि नियरेस्ट आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं, उनसे जो रेलिवेंट चेकअप है वो लाजमी टाइमली करवाएं, ताकि आपका जो एक बड़ा एक ही प्रेजेंटेबल चीज होती है वो है फेस। तो फेस खराब नहीं ठीक है। होना चाहिए, उसके लिए आप टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। इसमें मुझे आप ये भी बताइएगा प्लीज कि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो क्या ये जो एक एक्नी है ये उसका भी लाइक कॉज बनती है कि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो आपको जो एक्नी है वो मतलब आना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो एक्नी आएगी भी तो जो आपकी बॉडी है वो किसी स्पेसिफिक पार्ट पे आएगी, या वो कहीं पे भी आ सकती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें ना मैं आपको बताना चाहता था कि इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, ट्रिगर जो करते हैं, जो बढ़ा देते हैं। उसमें एक हार्मोनल इज द मेन फैक्टर। ठीक है, हार्मोन्स जो लेवल होता है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं एंड्रोजेंस। तो वो ठीक है। जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से मेल्स में भी, टीन एज बॉयज में, टीन एज फीमेल के अंदर भी वो बहुत ज्यादा एक्नी एग्रेवेट करते हैं। सेकंड चीज है ड्रग्स रिलेटेड। स्टीरॉइड से, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का एक्सेस यूज से हो जाता है। लिथियम एक ड्रग है उससे हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसके इंक्रीज लेवल से भी हो सकता है। दो ठीक है। चीजें और दो चीजें और हैं। एक तो जो आपकी डाइट है उसमें आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं ना, ऑयली चीजें, ब्रेड हो गई, चिप्स वगैरह हो गए, या ऑयली फूड हो गया, उससे अल्टीमेटली थोड़ा सा वो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, वो थोड़ा सा इसमें ट्रिगर कर अंडे भी देते वैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि जी आपने अंडे एग्स जो हैं बॉयल एग्स वो भी नहीं खाने जब आपको एक्नी हो, तो इसमें भी कुछ सच्चाई है? हैं। उसमें ऐसा डायरेक्टली एज सच कुछ नहीं होता। आपकी स्किन से आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन हमारा जो एक डाइट लेवल है ना पाकिस्तान का, तो वो एक बड़ा डिफरेंट लेवल है। ठीक है। आप घर से निकलेंगे नाश्ता करके, बहुत कुछ खा के, फिर एक दोस्त मिल गया उसके साथ आपने खड़े होके बर्गर खा लिए, आगे गए तो किसी और के साथ गोलगप्पे खा लिए। तो ये चीजें ना, ये नॉर्मल रूटीन है ऑफ एवरी पाकिस्तानी, कोई एक ठीक है। आपकी नहीं है। इस लिहाज से कुछ ना कुछ वो एग्रीवेट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को एक्नी है तो वो बाहर की जो चीजें हैं, शॉर्मा है, बर्गर है, पिज्जा, उससे थोड़ा सा अवॉइड करे? यस, जंक फूड और जो ये जो है ना जंक फूड है, इससे अवॉइड करें, ऑयली चीजें अवॉइड करें, समोसे पकौड़े बहुत लिमिटेड करें, तो बेहतर ठीक है। हो जाएगी। ये जो ओल्डर एज होते हैं लाइक 70 या 80, तो ये जो इशू है एक्नी का, ये उनमें भी जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ये टीन एज में जब वो अपनी एज से आगे बढ़ रहे होते हैं लाइक 15 17 18 के हो रहे होते हैं, या खवातीन में भी समटाइम देखा जाता है कि जब उनको प्रेगनेंसी के इश्यूज होते हैं तो अब मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तब भी उनको होते हैं। तो क्या जो ओल्ड एज पर्सन है लाइक 70 80, तो उनको भी होते हैं? अगर उनको होते हैं तो उनमें अगर अब हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंसिंग की वजह से होती है या उनमें कोई और रीजन होती है? देखिए जो हार्मोन इम्बैलेंस है ना, ये तो हो जाता है विद एज भी होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिगरिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स है। ठीक है। ये एक्नी जो है, एवरीबडी इज प्रोन टू एक्नी, ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिकली किसी एक बंदे को हो। ओल्ड एज में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली इसका जो है ना वो प्रेगनेंसी में होता है खवातीन में, और अर्ली एज में, चाहे टीन एज ठीक है। में, बॉयज एंड गर्ल्स। बाकी ये कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है, बहुत सी डाइट इंड्यूस भी हो सकती है, स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकती है, तो ये सब चीजें से हो सकती
ठीक है, मुझे आप ये भी प्लीज गाइड कीजिएगा और हमारे व्यूअर्स को भी कि कब उसको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। लाइक जैसे अब एक दो जो है उसको अपने चेहरे पे या किसी भी बॉडी के पार्ट पे उसको आ गए, तो उसको कब जो है वो करना चाहिए, या उसको मल्टीपल अपनी बॉडी के पार्ट पे एक्नी के बन रहे हैं, वो पिगमेंट्स बन रहे हैं, तो उसको लाइक वो कौन सा पार्ट होता है, या कब कब उसको जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, कितने के इसमें पिगमेंट्स हो जाएं? सॉरी सर, जी जी। इसमें ये होता है कि आप जब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपने जो देसी टोटके एक बार आपने करने थे कर ली, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, इम्प्रूव नहीं हो रही चीजें, देन यू हैव टू कंसल्ट सम ऑफ योर डॉक्टर्स। अगर उन डॉक्टर से भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लाइक अभी एक्नी की तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती ना, सिर्फ लोग कहते हैं कि जी हमने ये चीज खाई और हमारे चेहरे पे दाना निकल आया, तो उसको उनको नहीं हम्म। पता कि एक्नी है या नहीं है। और ठीक है। खास तौर पर हमारे जितना इलिटरेट भी ज्यादा लोग हैं, तो वो उनको भी नहीं पता होता। तो फिर जब उनको, जब आपके उस लेवल को भी क्रॉस कर लें, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अल्टीमेटली जाना चाहिए, ठीक है। जितना इसमें जल्दी हो। जी, इसमें सप्लीमेंट्स जो हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, तो सप्लीमेंट्स को यूज करने तक की क्या सच्चाई है? क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है, या मतलब जस्ट मतलब लोगों की बातें हैं, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें ऐसा होता है कि आपकी स्किन को अल्टीमेटली नरिशमेंट तो चाहिए, और हमारी डाइट में हम हर चीज खा रहे होते हैं, फूड भी ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन कुछ एक आध ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो मिसिंग होता है हमारी डाइट। तो वो ठीक है। अल्टीमेटली उसको हम पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। लाइक इफ यू गो फॉर हेयर फॉल या नाखून के लिए, तो आपको विटामिन ई चाहिए, आपको हेयर्स के लिए जिंक चाहिए। तो वो चीजें ठीक है। अल्टीमेटली आपको सब चीजें फ्रूट्स में नहीं मिलती, तो कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ता ठीक है। जो एक्नी की अलामात होती हैं, या उसकी, जैसे हमें एक्नी हुई, हमने उसको हाथ से रेज कर दिया, या देसी टोटके रेमेडीज जो है उसको यूज करके हमने उसको खत्म कर दिया एक दफा, तो उसके जो सिंबल्स बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं अक्सर। जैसे समटाइम होता है कि जी फेस पे आया, यहाँ पे किसी भी फेस पे पार्ट पे या किसी भी बॉडी के पार्ट पे आया, उसने उसको साफ किया या उसके उस पे कोई घरेलू टोटका या इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करता, उसके साथ बात करता, तो उसने अगर उस तरह से किया, और क्या वो जो निशान है वो मुस्तकिल रह जाते हैं, और अगर मुस्तकिल रह जाते हैं तो क्या उसका भी कोई इलाज है? अगर इलाज है तो आप प्लीज इसको एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। है। मैं बोला, इसकी एक्नी की वजह से दो चीजें हो सकती हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया, या हाइपो पिगमेंटेशन होती है अक्सर लोगों की, वो जो स्किन कलर है उससे लाइट कलर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उस दोनों के लिए हम फिर टॉपिकल देते हैं कि क्रीम्स वगैरह देते हैं। ठीक है। अब उसकी लेट कॉम्प्लिकेशन में ये होता है, स्कारिंग है दो किस्म। स्कारिंग में ये है कि या तो गड़े पड़ जाएंगे, पिटेड होंगे, गड़ा गड़ा से बन जाएंगे चेहरे ठीक है। पे, या फिर अगर पिटेड नहीं है तो फिर कीलॉइड, कीलॉइड होता है ऊपर से एक स्कार सा बड़ा हुआ एक अजीब सा बन जाता है, निशान सा। ठीक है। उसके लिए फिर हमारे पास ना मुख्तलिफ चीजें आती हैं। लाइक एक्नी कंट्रोल करने के लिए हम लाइट थेरेपी भी करते हैं। हम उसके लिए पीआरपी भी, आजकल एक नया मॉडर्न तरीका आया हुआ है, जो पिटेड स्कार्स हैं उसकी खत्म करने की पीआरपी करते हैं, हम लेजर ठीक करते है। हैं। पिगमेंटेशन कंट्रोल करने के लिए टॉपिकल मेडिसिन भी देते हैं। तो ये सारी चीजें फिर डिपेंड करता है कि एक्नी किस लेवल की है, और जो ठीक है। आपको निकल रहा है वो क्या चीज है, वो दाना है, वो पिंपल है, वो पेप्यूल है, वो सिस्ट तो नहीं है, वो नोड्यूल तो नहीं है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं हर दाने की, उस हिसाब से। ठीक है। तो ये जो निशान है, या जैसे आपने बताया कि समटाइम ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, लाइक करता है, वेरी करता है, तो अगर चेहरे पे निशान पड़ गए हैं तो उसके लिए क्या कोई सर्जरी की जरूरत होगी, या कोई आप मेडिसिन भी, या कोई आप ट्यूब वगैरह या कोई इस तरह से सजेस्ट करेंगे, उससे जो है इसको खत्म किया जा सकता है? कि अगर तो निशान है, सिर्फ स्कारिंग है, स्कारिंग का मतलब है कि सिर्फ पिगमेंटेशन हो गई, आपने दाना छीला, वहां पर काला सा एक निशान छोड़ गया या ब्राउन सा एक निशान छोड़ गया, ठीक है। उसकी जगह तो आपको सिर्फ टॉपिकल ही यूज करना पड़ेगा। टॉपिकल आपको उसके लिए क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं, आप सीरम्स भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें डिपेंडिंग ऑन द स्किन। लेकिन अगर आपकी स्कारिंग हो गई है तो फिर प्रोसीजर सर्जिकल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आजकल हम उसको कहते हैं एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स ठीक का है। काम चल, उसमें ये होता है कि माइक्रो ब्लीडिंग है,
PRP है, लेजर है, CO2 लेजर है, CO2 एब्लेशन है, फिर उसके बाद इंजेक्शंस होते हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, तो ये चीजें फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स होते हैं जी, बिल्कुल ऐसे करते और वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और क्योंकि वो एस्थेटिक्स थोड़ा सा महंगा भी प्रोसीजर है, तो उसके लिए ठीक फिर है। देखना होता है कि पेएबल कैपेसिटी कितनी है पेशेंट की और मतलब कितना वो सीरियस उसको आप। कंडीशन पे है कि अगर जैसे आप स्टैटिक बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जब सीरियस कंडीशन हो जाती है, मतलब बॉडी के पूरे पार्ट पे, या अगर फेस पे है तो फेस पे बहुत ज्यादा विग्रसली जो है वो निकल आए, तो वो तब के लिए यूज होगा। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली तभी। ठीक है। अगर कोई अदरवाइज बेसिक लेवल पे है, मतलब उसके अभी माउथ पे या कहीं पे भी बॉडी के पार्ट पे अगर कोई 2 4 5 दाने अगर निकले हैं, तो आप उसको कौन सी कोई इंजेक्शन या कोई ट्यूब वगैरह सजेस्ट करेंगे? अगर वो बिल्कुल बेसिक लेवल, हम बेगरेसली की बात नहीं करें, बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात, हम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये करना होता है कि हमें टॉपिकल एक आध क्रीम लेनी होती है, लाइक उसको क्लीनासिन जेल कहते हैं। क्लीनासिन जेल होता है, क्लिंडामाइसिन होता है, वो हम रिकमेंड करते हैं कि जी सिर्फ 15 to 20 मिनट्स आप जो है ना पिंपल के ऊपर लगा लें, रब नहीं ठीक है। करना, सिर्फ लगा लें हल्की सी, और ठीक है। 15 to 20 मिनट के बाद आप टिश्यू से साफ कर लें या धो लें। उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा छीलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अल्टीमेटली उससे वो रिजॉल्व हो जाता है। साथ में एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं अगर वो हमें लगता है कि बैक्टीरियल है थोड़ा सा, तो हम ठीक है। एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, बड़ी ही लाइट सी कोई भी, तो एक वंस डेली डोज में देते हैं। फिर हम थोड़ी सी ये एडवाइस करते हैं कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा हेल्दी करें। हेल्दी करने का मकसद ये है कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं, लाइक आप लेमन ले सकते हैं, ज़्यादा ऑरेंजेस ले सकते हैं, वाटरमेलन ठीक ले है। सकते हैं, फ्रूट्स जितने भी ले सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते ठीक है। हमारे पास एक हमारी व्यूवर का क्वेश्चन है, इज स्ट्रेस और एंजाइटी आल्सो कॉज ऑफ एक्नी? लाइक मतलब अगर आपको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो क्या ये मतलब उसका भी काज बनती है? हैं। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं करना भी चाह रहा था डिस्कस, तो स्किप हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना ये एग्रीवेटिंग फैक्टर, हमने एक मिसकंसेप्शन जरूर बनाया हुआ है कि जी स्ट्रेस से एंजाइटी बढ़ जाती है। नहीं बढ़ती। या आपका बिल्कुल चेहरा ठीक था, आपको स्ट्रेस हुई और आपसे उसकी उसकी वजह से एक्नी हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको पहले ही एक्नी थी तो फिर स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो जाएगी, ये ठीक बात। है। दो अलग चीजें हैं, लाइक स्ट्रेस डायरेक्टली आपको नहीं एक्नी क्रिएट कर रही, लेकिन ठीक है। अगर आपको एक्नी थी तो फिर स्ट्रेस की वजह से वो एग्रीवेट जरूर हो सकती है, बढ़ अच्छा, ये सकती है, जो ट्रिगर सकती स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस क्या, ये मतलब जैसे आपने बताया कि जी अगर स्ट्रेस है तो ये बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली इसका काज नहीं बनेगी। तो है क्या, पॉजिटिव। जी, तो अगर लाइक आपको किसी भी पेशेंट को एक्नी है, मतलब बेसिक लेवल पे है, तो क्या उसको एक्नी की स्ट्रेस होगी तो आगे वो बढ़ेगी, या कोई और भी स्ट्रेस हो सकती है? मैं उस लाइक उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई भी स्ट्रेस हो सकती है उसको, मैं, या वो एक्नी की मैं स्ट्रेस होगी? जी सर, मैंने आपको ना स्टार्ट में दो चीजें बताई थी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड स्ट्रेस, दो चीज। हमारे ठीक है। हमारा एनवायरमेंट, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सब कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, तो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और आपके स्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस इज नॉट रिलेटेड टू एक्टिंग, stress might be due to the changing government, stress might be due to the exam pressure, stress might be due to anything जो कि हमारे इधर हो रही आई है कैन चीजें। अंडरस्टैंड। जी, एग्जैक्टली। तो वो उसकी वजह से हो जाता है। हमारे पास तो पेशेंट्स हैं कुछ रिसेंट 2 3 माह में ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस बहुत चल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान। अच्छा, जैसे कि आपने स्ट्रेस के बारे में बताया, मुझे आप इसमें मतलब थोड़ा सा ये भी गाइड करेंगे इसको, इसको लाइक आपने वैसे फूड्स के बारे में भी काफी सारी बता दी। एक हमारे वीवर एक और का क्वेश्चन है, वैसे हमने इसको डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन प्लीज आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट और मजीद कर दीजिएगा। अगर चेहरे पर डिम्पल निकल आए, तो उसका क्या करना चाहिए? डिम्पल की आई डोंट नो कि वो और वो डिम्पल टेम्पल वगैरह, मतलब वो निशान वगैरह बन जाए। वैसे हमने इसको स्कारिंग। एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन आप हाँ जी, जी इसमें जी जी, मैं बता दोबारा रहा प्लीज आप। हूँ। एक्नी के अगर पिटेड स्कार्स हैं तो उस पे अमूमन स्कार जेल देते हैं, लेकिन स्कार जेल के रिजल्ट्स जो है ना बहुत स्लो हैं। और जिस तरह के हम इंटॉलरेंट की नेशन है, तो हम थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं रिजल्ट्स आए। उसके लिए फिर प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स में सबसे बेहतरीन जो है वो माइक्रो नीडलिंग है।
माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी, वो बेहतरीन है, या पीआरपी डायरेक्ट आप उसकी तरफ जाएं। प्रोसीजर से ही आपके स्कार्स ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल। ठीक है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी जैसे कि हमारा कल एक साइकोलॉजिस्ट के साथ का हमारा एक सेशन था, तो वो हमें बता रही थी कि अगर आप साइको हो गए हैं, आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से आगे भी बहुत सारी आपको डिसीजेज हो सकती हैं। तो कैसे जैसे एक्नी है, तो अगर एक्नी हुई है तो एक्नी से आगे भी कोई डिसीजेज हो सकती है, मतलब एक्नी की वजह से आगे कोई फर्दर डिसीजेज हो सकती है? अगर हो सकती है तो कौन कौन सी डिसीजेज इसका जो है वो मेजर कॉज बन सकती है? देखें, एक्नी जो है ना वो इटसेल्फ कॉज करती है स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आपका एक प्रेजेंटेबल लुक है फेस का, और जैसे ही आपका फेस थोड़ा सा खराब होता है तो हर बंदे को वो एक परेशानी हो जाती है कि ये मेरा फेस क्यों खराब हो रहा है, उसका मैं क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए सेकेंडरी टू एक्नी एज सच कुछ नहीं होता, लेकिन मेंटल डिस्टर्बेंस तो हो जाती है, तो उसमें परेशान ठीक नहीं है। हो। एक्नी हो जाती है, नॉर्मल सी चीज है। बस अपनी हेल्दी हैबिट्स करें, ड्रिंक एक्सेस ऑफ वाटर, जितना पानी ज्यादा पी सकते हैं। तो और मेहरबानी फरमा के ये जो नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं ना वाइटनिंग, ये नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। मैं ये क्वेश्चन वैसे पूछना भी चाह रहा था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की क्रीम आई हुई है कि जो आपका मुंह मुंह साफ हो जाएगा, 5 दिन में चेहरा साफ, और सारी आपका मतलब जो है वो कुछ भी आपके मुंह पे अगर कोई दाने हैं या कुछ भी है वो नहीं रहेगा, और आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो क्या वो भी यूज करनी चाहिए? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि क्रीम्स जो है ना, जो भी जल्दी का काम शैतान का, इस तरह ऐसे नहीं कहते, वो कुछ रीजन होती है। मेडिकेटेड का थोड़ा सा रिजल्ट स्लो होता है, लेकिन मेडिकेटेड विद प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट तब यूज करनी चाहिए। डर्मा की चीजें थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो हमें जो थोड़ी सी ना जो कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाती है, छोटी स्क्रीन और थोड़ा सा जल्दी असर करने वाली, हम लगा लेते हैं। लेकिन उसकी वजह से इशू ये होता है कि हमारी स्किन थिन थिन हो जाती है, वेन्स और नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप धूप में नहीं जा सकते और बहुत कुछ मसले हो जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जी वो इस तरह की चीजों पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो बहरहाल, क्रीम्स हैं वो भी इसका बायस बनती हैं एक्नी वगैरह का? कि अगर आप लाइक लाइक ऐसे हुआ ना कि जो आपने 2 महीने यूज की क्रीम, आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है, आफ्टर 2 मंथ्स अब आपके पास पैसे नहीं है या आप चाह नहीं रहे कि मैं क्रीम यूज करूं, तो क्रीम आपने छोड़ी, तो क्या इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि आपको क्रीम छोड़ने के बाद एक्नी का इशू बन गया? अक्सर जो क्रीम्स होती हैं ना वो ऑयली होती हैं। ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस टाइप, ठीक है। स्किन की टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म, तो उस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी चाहिए। कुछ की मिक्स्ड स्किन होती है, कुछ की ड्राई होती है, कुछ की थोड़ी सी ऑयली सी होती है, कुछ की यूरोपियन स्किन होती है। तो उस स्किन के अकॉर्डिंगली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि क्या क्रीम यूज करनी है। अगर आप ठीक कोई है, भी ये लगा टोटली लें। स्किन पे डिपेंड करेगा। जी, दूसरी बात यह है कि हमारा एक कंसेप्ट नहीं है, वो कंसेप्ट नहीं है ना, हम सनस्क्रीन यूज करते हैं ना हम सन ब्लॉक्स यूज करते हैं। ओवरऑल पूरे ठीक है। पूरा पूरा process। उसमें ये होता है कि जब आप नाइट क्रीम यूज करेंगे, अल्टीमेटली आपकी स्किन सेंसिटिव होगी। सुबह के वक्त आप ना सन ब्लॉक लगाएंगे ना आप सनस्क्रीन लगाएंगे, धूप में चले जाएंगे, चूल्हे के करीब चले जाएंगे, तो उससे जो रात का स्किन पहले सेंसिटिव हो रही है, सुबह में और जी। पिगमेंटेशन हो जाएगी, तो वो मजीद जो डिस्कलरेशन या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जब हमने क्रीम लगानी स्टार्ट की तो वो और कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर और ज्यादा काला हो। वो क्यों हो गया? वो इसी वजह से हम्म। pigment। ठीक है, परफेक्ट। सो जैसे कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड किया, और इसके अलावा हमारे क्वेश्चंस के अलावा भी आपने डेफिनेटली बहुत सारा जो एक्नी के ऊपर हमारा टॉपिक था उसको आपने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। वी आर रेडी रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें इतना प्रीशियस अपना टाइम दिया, और एक्नी के जो है वो टॉपिक पे आपने डिस्कशन की। इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइक न्यू टॉपिक एज वेल। और मुझे आप ये बता दीजिएगा कि अगर कोई भी पर्सन आपसे कंसल्टेशन बुक करना चाहता है, आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? वैसे तो मैंने बता दिया है कि आप खुशाब में होते हैं और वहाँ पे आप अपनी लाइक जो क्लिनिक है वो कर रहे हैं। इसके अलावा भी क्या आप किसी और सिटी में भी होते हैं? अगर किसी और सिटी में भी होते हैं तो कौन सी सिटी में होते हैं? और अगर ऑनलाइन भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा आपसे कॉन्टेक्ट करने का? जी, एक तो मैं आपको आपने बड़ा अच्छा एलाबोरेट कर दिया है कि मैं जोराबाद में हूँ, क्लिनिक कर रहा हूँ।
तो बाकी मैं इलाज मुआवजा पे हूँ जी, जिसको कंसल्ट करना है जी, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी का कोई भी इशू होता है स्किन से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रीली, और इंशाल्लाह आई गाइड टू माय एक्सपर्टीज इंशाल्लाह। ओके परफेक्ट। सो आप जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे हमने आज तो सिर्फ एक्नी को डिस्कस किया है, इसके अलावा अगर कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आप डील करते हैं? देखिए, आई एम क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट और मैं फिर एस्थेटिक्स एक्सपर्ट भी हूँ। तो लाइक वी आर डीलिंग विद हेयर फॉल, इंक्रीज हेयर फॉल इन मेल्स। फिर हम उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन भी कर रहे हैं। दूसरा हम लेजर कर रहे हैं फॉर एक्सेस हेयर्स। और मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम इसको डिस्कस भी करें, लाइक एक्सेस ठीक है। हेयर्स जो बहुत ज्यादा चेहरे पे आ जाते हैं और मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, उसको हम देखें। ठीक है। और जो भी स्किन की डिजीज रिलेटेड डिजीज है हम सब वो देख रहे हैं, बाकी प्रोसीजर्स कर रहे हैं ऑफ कोर्स, वो तो फिर आपको पता है स्टैटिक्स सारे चलते ठीक है परफेक्ट। सो मैं अगेन आपका शुक्रगुजार हूँगा, आपने हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया। और मैं अपने व्यूवर्स से इजाजत चाहूंगा आज के टॉपिक के लिए। आज हम जो है वो इसी टॉपिक के साथ आपसे मैं भी इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह डेफिनेटली हम डॉक्टर वसीम जमान के साथ एक फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि उन्होंने कुछ रिकमेंड भी मुझे अभी टॉपिक किए हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो आप व्यूवर्स की हेल्प से भी जो डॉक्टर साहब हमें सजेस्ट करेंगे, फिर डेफिनेटली हम उस अकॉर्डिंग किसी एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका मेजबान अली मुस्तफा। वस्सलाम।